एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द मिनिमम एरिया बाउंडेड बाय 3 पॉइंट्स इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। हिंदी में इसे कहें तो निर्देशांक ज्यामिति में 3 बिंदुओं के द्वारा घेरा गया न्यूनतम क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन पर 3 बिंदु हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। यदि इन तीनों बिंदुओं को हम स्ट्रेट लाइंस के द्वारा आपस में मिला दें तो जो फिगर बनेगा वो एक ट्रायंगल का होगा, ट्रायंगल ABC। और इन स्ट्रेट लाइंस के द्वारा जो बाउंडेड एरिया होगा, इट मीन्स दिस वन, यही हमारे त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इस कवर्ड एरिया को हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसके वर्टिसेस होंगे ABC। यदि इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हम मान लें x1, y1, x2, y2 और x3, y3 हैं, तो उस केस में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बहुत सारे तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास कुछ लिमिटेड ही तरीके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। तो उसमें से सबसे पहला जो तरीका है वो क्या है, बाय हेरोन्स फॉर्मूला। आप सबने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या होता है हेरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट में s मल्टीप्लाई बाय s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहाँ पर वेयर s इज ए सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC। सेमी S क्या है, त्रिभुज ABC का क्या है, हिंदी में इसे कहते हैं अर्ध परिमाप। S त्रिभुज ABC का क्या है, अर्ध परिमाप है। और A, B, C आर ए लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। ABC क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज ABC है, तो आपको पता होगा वर्टेक्स A के सामने वाली जो साइड होती है, इट मीन्स BC की जो लेंथ होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल a से। और वर्टेक्स B के सामने वाली जो भुजा है AC, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे स्मॉल b से। और वर्टेक्स C के सामने जो साइड है AB, उसकी लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, स्मॉल c से। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अब आपको साइड्स नहीं दिए गए हों, ओनली ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, तो उस केस में हमें साइड्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साइड्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला। जैसे मान लीजिए अगर हमें लेंथ ऑफ AB को कैलकुलेट करना हो तो बाय डिस्टेंस फार्मूला हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वर्टेक्स A और वर्टेक्स B के कोऑर्डिनेट्स दिए हों। तो उस केस में C जो होगा वो बराबर होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हम लेंथ ऑफ BC को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और लेंथ ऑफ AC को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीनों ही लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद बच क्या जाएगा हमारे पास, सेमी पैरामीटर को निकालना। तो सेमी पैरामीटर से पहले हमें पेरीमीटर के बारे में पता होना चाहिए। क्या होता है हमारा पेरीमीटर, तो किसी भी आकृति का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल साइड्स, है ना। हिंदी में इसे कहें तो किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, उस आकृति के सभी बाहुभुजाओं का योग। जैसे अगर आपसे पेरीमीटर ऑफ ए
ट्रायंगल ABC पूछा जाए तो सभी बाह्य भुजाएं क्या है, ABC, और इनका योग कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, A + B + C, है ना। बट यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, सेमी पैरामीटर की, अर्ध परिमाप की, है ना। तो अगर पूरा परिमाप क्या है, A + B + C, तो आधा क्या होगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो A + B + C डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या होगा, सेमी पैरामीटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S से। तो S क्या होगा हमारा, A + B + C डिवाइड बाई 2। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में त्रिभुज के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो उस केस में आप बाय हेरोन्स फार्मूला उस ट्रायंगल का एरिया को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे, डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, और जैसे ही हमारे पास तीनों डिस्टेंस आ जाएंगी, लेंथ या तीनों लेंथ आ जाएंगी, उसके बाद हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, और सेमी पैरामीटर निकाल के हम क्या कर रहे होंगे, हेरोन्स फार्मूला में पुटअप करेंगे, जो कि क्या है, अंडर रूट में S मल्टीप्लाई बाय S - A, S - B, S - C, है ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को कैलकुलेट कर रहे होंगे। बट इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम हेरोन्स फार्मूले को प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी होता है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होती है। क्योंकि आप देख पा रहे होगे, अगर हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों तो सबसे पहले तो हम साइड्स निकालने होंगे, हमें तीनों साइड्स निकालने में कुछ तो टाइम लगेगा, और फिर साइड्स को निकालने के बाद सेमी पैरामीटर निकालेंगे और फिर पुटअप करेंगे इसमें, और देन जाके हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो ये सब कर पाना आपके लिए 1-2 मिनट में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हेरोन्स फार्मूले को हम प्रेफर नहीं करते हैं। होता बहुत ईजी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को कैलकुलेट करते हैं इन ए सेकेंड अप्रोच, इन ए डिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। तो उसको देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा उस केस में। इन ए सेकेंड अप्रोच हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैलकुलेट करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस केस हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर हमारे पास त्रिभुज है ABC जिसके वर्टेक्स हैं ABC, और उसके वर्टेक्स के सभी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन हो, इट मीन्स x1, y1, x2, y2, x3, y3 हमारे पास गिवन हो, तो इन दिस केस हमारे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 डिटर्मिनेंट x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1, है ना। ये हमारे त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स के सभी कोऑर्डिनेट्स का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो इससे हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके। जब हम इसे खोलेंगे तो जो भी आएगा वही हमारे त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो इसे कैसे खोलते हैं सबसे पहले वो सीखेंगे। 1/2 को हम एज इट इज लिख रहे होंगे और उसके बाद अपनी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे होंगे, फर्स्ट एलिमेंट x1, देन ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस उसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे x2, ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस थर्ड एलिमेंट x3, ब्रैकेट में y1 - y2, और यही हमारे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन होगा। अब ये कैसे किया वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने 1/2 को एज इट इज रखा, उसके बाद हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया जो कि क्या था, x1, और x1 को देखेंगे कि वो किस रो किस कॉलम में है। तो x1 जो है हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। इट मीन्स हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और जो भी बचेगा उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स y2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 से, और y3 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 1 से और सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो x1 y2 - y3 ये हमारे फर्स्ट एलिमेंट का एक्सपेंशन हुआ। इसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट को लिख रहे होंगे प्लस करके,
सेकेंड एलिमेंट क्या होगा हमारा x2। तो x2 में अब देखेंगे कि वो किस रो किस कॉलम में है। तो x2 हमारा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है। इट मीन्स अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। इट मीन्स y3 माइनस y1 करेंगे। इसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम अपने थर्ड एलिमेंट को देख रहे होंगे। तो थर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, x3। तो x3 देखेंगे किस रो किस कॉलम में है। तो वो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में है। अब हम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट को छोड़ करके ब्रैकेट में इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो y1 माइनस y2। तो कुछ इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं। क्लियर है? जिन्हें अगर डायरेक्ट याद करना है तो डायरेक्ट भी याद किया जा सकता है। वो कैसे, वो भी देखिएगा। जैसे मान लीजिए 1/2 तो एज इट इज रहेगा। सबसे पहले हमारा एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट होगा x1, उसके बाद हम ब्रैकेट में, आपने गौर किया होगा ब्रैकेट में हम सभी की सभी y एलिमेंट को ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो y का एलिमेंट होगा। x1 आ चुका है तो उसके बाद क्या आएगा, y2 माइनस y3 प्लस सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा x2, और फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ फिर y वाले एलिमेंट आएंगे। तो याद रखिएगा y एलिमेंट जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या होगा, y3 माइनस तो एज इट इज रहेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा y1 नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, प्लस x3 फिर ब्रैकेट जहाँ से ख़त्म किए वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो y1 माइनस y2, यही हमारे ट्रायंगल का एरिया होगा। तो जब हम इसमें वैल्यू पुटअप कर रहे होंगे, अपने सभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स को पुटअप करेंगे और जो भी आएगा उसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही हमारे त्रिभुज का क्या होगा, एरिया होगा। क्लियर है? तो हमारे त्रिभुज का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। क्लियर है? ये था हमारे त्रिभुज ABC का एरिया। अब ये चीज़ आ कहाँ से रही है एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें रटना तो है नहीं, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आई होंगी। तो उस चीज़ को देख लेते हैं कि आ कहाँ से रही हैं, ताकि जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हों उन्हें इन्हें याद रखने में दिक्कत ना हो। तो एक बार इनका डेरिवेशन देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के डेरिवेशन को करने से पहले हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? ट्रेपेजियम को हिंदी में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रेखाएं हैं, रेखा AB और रेखा CD, और अगर हम कहें कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, AB समांतर है CD के, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हैं तो ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट मीन्स ये दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही होंगी। चाहे इन दोनों रेखाओं को हम कितना ही आगे क्यों ना बढ़ाएं, ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर रही होंगी, इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच की जो दूरी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स यहाँ जितनी दूरी होगी इनके बीच की, अगर हम इनको आगे भी बढ़ा रहे होंगे तो यहाँ पे जो दूरी होगी ये दूरी दोनों क्या होंगी, ऑलवेज इक्वल होगी। इट मीन्स ये कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं रही होंगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो ऑलवेज क्या होगी, इक्वल होगी। अगर इन दोनों रेखाओं को हम आपस में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाएं तो जो चतुर्भुज बनेगा वो हमारा समलंब चतुर्भुज बनेगा, है ना। हम कह सकते हैं जो ABCD हमारा चतुर्भुज है वो कैसा है, एक समलंब चतुर्भुज है। जो ABCD कोऑर्डिनेटर है वो कैसा है, एक ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या है, पैरेलल है। क्लियर है? तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? अब किसी भी कोऑर्डिनेटर का एरिया हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं करते हैं, उसको सबसे पहले ट्रायंगल के रूप में ट्रांसफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायगोनल। तो अगर हम इसका एक डायगोनल ड्रॉ करें
तो आप देख पा रहे होगे जो हमारा क्वाड्रिलेटर है वो अब दो ट्रायंगल के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BCD। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट कर पाएँ और उन दोनों एरिया को अगर हम सम करें तो जो एरिया मिलेगा वो हमारे क्वाड्रिलेटर ABCD का होगा। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अगर हम त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कैलकुलेट करें तो क्या होगा 1/2 और इस बार इसका आधार क्या मान लें AB मान लें, है ना। अगर हम इसका आधार क्या मान लेते हैं AB तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू AB। अब ऊंचाई क्या होगी, तो किसी भी त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है शीर्ष से आधार तक की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं ऊंचाई कहते हैं। तो अगर हमारा ये आधार है तो शीर्ष ये होगा, तो शीर्ष से आधार के बीच की लंबवत दूरी, इट मीन्स अगर हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालें और इसका एक पॉइंट दे दें पॉइंट E, तो जो DE की लंबाई होगी वही हमारे त्रिभुज ABD की क्या होगी ऊंचाई होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी ऊंचाई क्या होगी DE। ठीक इसी प्रकार हम त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लें। अगर हम BCD का एरिया कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1/2 और आधार क्या होगा इस बार, आधार इस बार हम CD को मान लेते हैं, तो 1/2 इंटू CD। अब ऊंचाई क्या होगी, अगर आधार CD है तो हमारा शीर्ष क्या होगा B होगा, और शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब ही हमारा क्या होता है ऊंचाई होती है। तो अगर हम यहाँ पे लंब डाल रहे होंगे CD पर तो आप देख पा रहे होंगे ये जो परपेंडिकुलर है वो आउटसाइड द CD बन रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम CD को क्या कर रहे होंगे आगे बढ़ा रहे होंगे। तो ये जो लेंथ आई है अगर हम इस पॉइंट को F नाम दे दें तो जो BF की लेंथ है वही हमारी क्या होगी त्रिभुज BCD की हाइट होगी, है ना। तो हमारी हाइट क्या हो गई BF। तो हम कह सकते हैं BCD का जो क्षेत्रफल आया है वो क्या आया 1/2 CD इंटू BF। अगर हम ध्यान से इस फिगर को देखें तो हमको पता है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके CD के, इट मीन्स इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज क्या होगी इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं DE की जो लेंथ है वो BF की लेंथ के इक्वल होगी। इट मीन्स हम इस BF की जगह क्या लिख सकते हैं DE लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास दोनों ही त्रिभुजों के क्षेत्रफल हैं, अगर हम इनका सम कर दें तो हमारे ट्रेपेजियम ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर हम ट्रेपेजियम ABCD का क्षेत्रफल आपसे बोले तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय AB इंटू DE प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय CD इंटू DE। आप देख रहे होगे कि यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा होगा और DE भी क्या है कॉमन निकाल सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा AB प्लस CD। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं हमारे ट्रेपेजियम ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1/2 DE ब्रैकेट में AB प्लस CD। अगर इसे हम ध्यान से देखें तो DE क्या है हमारी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है और AB और CD क्या है हमारी समांतर भुजाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें पता चल गया यहाँ से क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा 1/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम समझ में आया होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल के डेरिवेशन के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है जो कि हमारे प्लेन के फर्स्ट क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। इस ट्रायंगल के तीनों ही वर्टेक्स A, B, C के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है x1, y1, x2, y2, x3, y3 के रूप में। और इस ट्रायंगल के तीनों ही वर्टेक्स से हमने x एक्सिस पर एक एक परपेंडिकुलर
प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है जो कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R पर लाई कर रहे हैं। अगर हम वर्टेक्स A की बात करें तो वर्टेक्स A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x1, y1। और अगर हम पॉइंट A से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो उस प्रोजेक्शन की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, इसके y क्वाड्रेंट के बराबर होती है। इट मीन्स इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी, y1 होगी। तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन AP जो होगा वो क्या होगा, y1 होगा। ठीक इसी प्रकार लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन BR जो होगा वो इसके y क्वाड्रेंट के बराबर होगा, इट मीन्स y2 होगा। और लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन CQ जो होगा वो इसके y क्वाड्रेंट के बराबर होगा, इट मीन्स y3 होगा। अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्शन को ध्यान से देखिए तो ये तीनों के तीनों प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स ये तीनों ही प्रोजेक्शन एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन AP पैरेलल होगा प्रोजेक्शन CQ के, और प्रोजेक्शन CQ पैरेलल होगा प्रोजेक्शन BR के। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो इस फिगर में आपको 3 क्वाड्रिलेटर मिलेंगे, 3 चतुर्भुज मिलेंगे, और वो 3 के तीनों क्वाड्रिलेटर क्या होंगे, ट्रेपेजियम होंगे, समलंब चतुर्भुज होंगे। जैसे अगर हम चतुर्भुज APQC की बात करें तो ये जो चतुर्भुज है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। क्यों? क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं। कौन कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं? भुजा AP समांतर है भुजा CQ के। तो हम कह सकते हैं चतुर्भुज APQC एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक इसी प्रकार इसके बाजू वाला जो चतुर्भुज है वो भी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज, CQRB। ये जो चतुर्भुज है ये भी एक ट्रेपेजियम है क्योंकि इसकी भी दो साइड्स क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। कौन कौन सी साइड्स पैरेलल हैं इसकी, CQ समांतर है किसके, BR के। ठीक इसी प्रकार आपको एक और ट्रेपेजियम दिख रहा होगा। कौन सा ट्रेपेजियम, APRB। ये जो चतुर्भुज है वो भी एक ट्रेपेजियम है, समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी भी दो भुजाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। कौन कौन सी दो भुजाएं इसकी समांतर हैं, AP समांतर होगी किसके, BR के, है ना। और इन तीनों ही ट्रेपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करना हमसे आता है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना सीखा है। बट अगर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा जाए तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपसे ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना आता है तो अगर आप इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करके ऐड कर दो, इट मीन्स आपको इस पूरे पार्ट का एरिया मिल जाएगा। इस वाले ट्रेपेजियम और इस वाले ट्रेपेजियम को जब आप ऐड कर रहे होगे तो ये पूरा ही एरिया आपको मिल जाएगा, और जो भी एरिया है उसमें से आप ये वाले ट्रेपेजियम को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इट मीन्स जो भी एरिया बचेगा वो आपके ट्रायंगल ABC का एरिया होगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, उस केस में ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CQRB को हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिस वन है ना, APRB। ठीक है, अगर हम इसके एरिया को कैलकुलेट करें तो एरिया कैलकुलेट करना आता है। अगर हम इस एरिया इस ट्रेपेजियम के एरिया की बात करें तो किसी भी ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, AP और CQ है, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, PQ होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होगी, PQ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस कौन सी है, एक तो AP है प्लस एक CQ है। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APQC हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CQRB निकाल लें तो 1/2, इसमें जो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, Q से R के बीच की दूरी होगी। तो हम कह सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय QR
एंड सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, कौन सी हैं पैरेलल साइड्स इसमें, सी क्यू प्लस बी आर। इन दोनों एरिया को सम करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए पी आर बी को। तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है, ए पी और बी आर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पी आर होगी। इट मीन्स पी आर एंड सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए पी प्लस बी आर। क्लियर है इतनी बात। अब हम इन सभी लेंथ के मान को पुटअप कर दें तो आपको पता है तीनों प्रोजेक्शन की लेंथ तो आपको पता है ना, ए पी की लेंथ पता है कितनी है, y1 है। इसी प्रकार सी क्यू की जो लेंथ है वो y3 है और बी आर की जो लेंथ है वो कितनी है, y3 है। अब हमें लेंथ किसकी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर हम इस वाली लेंथ की बात करें तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आपको पता है अगर ये पॉइंट ए है और ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो इस ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की जो दूरी होती है वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। इट मीन्स ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, x1 होगी। ठीक इस प्रकार ये वाली जो दूरी होगी वो इसके एक्स एक्सिस के बराबर होगी, तो इसकी कितना होगा, x3। और ठीक यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, जो कि कितना है, x2 है। तो अगर हम इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये मीन्स ये वाली दूरी आ जाएगी, ये दूरी कितनी आ जाएगी, x3 माइनस x1। ठीक इसी प्रकार ये दूरी अगर आपसे पूछी जाए तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये पूरी दूरी कितनी है, x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x3। तो x2 माइनस x3 कर रहे होगे तो ये वाली दूरी मिल रही होगी, लेंथ ऑफ QR। और हमें एक लेंथ ये भी की ज़रूरत होगी, लेंथ PR की। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी पता है कितनी है, ये जो पूरी दूरी है वो कितनी है। अगर हम इस पूरी दूरी की बात करें तो ये पूरी दूरी कितनी है हमारी, x2 है। और x2 में से अगर हम इतनी सी दूरी हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें लेंथ ऑफ क्या मिल जाएगी, PR मिल जाएगी। तो हम इसको पुटअप कर रहे होंगे अब। तो अगर हम पुटअप करें तो 1/2 PQ मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, जो कि क्या है, x3 माइनस x1 प्लस AP क्या है, AP आपको पता है y1 प्लस CQ क्या होगी, y3 होगी। ठीक इसी प्रकार 1/2 QR की लेंथ कितनी है, अभी हमने कैलकुलेट की है, x2 माइनस x3 और फिर लेंथ ऑफ CQ जो कि हमारी y3 है प्लस BR की जो लेंथ है वो क्या है, y2 है। ठीक इसी प्रकार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे 1/2 PR की लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की है, x2 माइनस x1। ठीक इसी प्रकार AP की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, y1 प्लस BR की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, y2। अगर हम इसे सिंप्लीफाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो 1/2 तो इन सबसे कॉमन ही आ जाएगा। और अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। अगर इसे हम और सिंप्लीफाई करें 1/2 एज इट इज रहेगा। अगर इन दोनों में से हम x1 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, y2 माइनस y3। ठीक इसी प्रकार अगर हम इन दोनों से x2 कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा, y3 माइनस y1। और ठीक इसी प्रकार इन दोनों से अगर हम x3 कॉमन निकाल लें तो अंदर बच जाएगा y1 माइनस y2। अगर आप ध्यान से देखो इस एक्सपेंशन को तो ये हमारे डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है। इट मीन्स अगर इस एक्सपेंशन को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इट मीन्स हमारे त्रिभुज का जो एरिया होगा वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कुछ ये होगा। तो जब भी हमारे ट्रायंगल के तीनों ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन हो तो उस केस में हम डिटर्मिनेंट फॉर्म से एरिया को कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारे जब तीनों ही कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो इसका जब हम एक्सपेंशन कर रहे होंगे तो हम उनकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे और जैसे ही वैल्यू को पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आएगा वही हमारे त्रिभुज का एरिया होगा। तो समझ में आया होगा ये चीजें कहाँ से आ रही हैं, है ना। इसका डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बट आपको पता होना चाहिए ये चीजें कहाँ से आ रही हैं। क्लियर है?